हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ सबकी फिनिश कर चुके थे। एक एक एलिमेंट्स की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। ठीक है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 3D सीरीज़ में ज़्यादातर रीजनिंग टाइप के पूछे जाएंगे। ठीक है, वो मैं आपको लास्ट में जो बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको मैं एक्सप्लेन करवाऊँगी आपको अच्छे से। क्लियर? तो द्विअंगी यौगिक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बाइनरी कंपाउंड्स। द्विअंगी यौगिक, द्विअंगी पद से स्पष्ट है कि इस श्रेणी के यौगिक दो तत्वों से निर्मित होते हैं। ठीक है, द्विअंगी का मतलब बाइनरी, बाइनरी का मतलब आप समझ गई। बाइनरी, बाई मीन्स टू और कंपाउंड्स मतलब दो एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, दो होंगे, बाई मीन्स टू होता है, तो बाई मीन्स दो। तो द्विअंगी जो यौगिक होते हैं वो दो तत्वों से मिलकर बनते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो कौन क्या होगा आपका संक्रमण तत्व, क्योंकि हम किसके पढ़ रहे हैं? 3D सीरीज़ के बाइनरी कंपाउंड्स का ही एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तो क्या होगा? संक्रमण तत्व, और जो दूसरा होगा वो हाइड्राइड भी हो सकता है, मतलब कोई भी क्या होगी? अधातु होगी। या तो कोई हाइड्रोजन भी हो सकता है, बोरोन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी हो सकता है। ठीक है, और एक इनके साथ एक हैलोजन ग्रुप होता है, वो हैलोजन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तो अगर हाइड्रोजन है अधातु संक्रमण तत्व के साथ, अगर हाइड्रोजन है तो वो उसके क्या बनाएंगे? हाइड्राइड बनाएंगे। अगर बोरोन है तो क्या बनाएंगे? बोराइड बनाएंगे। कार्बन है तो कार्बाइड बनाएंगे। नाइट्रोजन है तो नाइट्राइड बनाएंगे। ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड बनाएंगे। हैलोजन है तो हैलाइड्स बनाएंगे। ठीक है, तो जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, बाइनरी नाम से ही पता चल रहा है कि दो द्विअंगी यौगिक, दो अंग होते हैं। पहला तो संक्रमण तत्व, और उस संक्रमण तत्व के साथ कोई भी अधातु जुड़ी हुई हो सकती है, वो इन सब में से कोई भी मिल सकता है आपको। ठीक है, ये हमें पता है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? धातु होते हैं, और उनकी जो टेंडेंसी होती है, उनकी जो क्षमता होती है वो इलेक्ट्रॉन देने की होती है, कि वो इलेक्ट्रॉन देकर और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? धनायन में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इनके पास कोई भी क्या होगा? धनायन होगा, और ये सारे कैसे मिलेंगे? ऋणायन में मिलेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलकर एक द्विअंगी यौगिक का निर्माण करते हैं, एक बाइनरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो देखो कि द्विअंगी पद से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस श्रेणी के यौगिक दो तत्वों से निर्मित होते हैं, अर्थात दो तत्वों से निर्मित होते हैं। अर्थात द्विअंगी यौगिक संक्रमण तत्वों के वो यौगिक हैं जिनमें संक्रमण तत्व के अतिरिक्त, की पहला तो कौन होगा? संक्रमण तत्व ही होगा, उसके अतिरिक्त केवल एक तत्व और होता है जो कौन होगा? सामान्यतः अधातु होगा। ठीक है, सामान्य द्विअंगी यौगिक हाइड्राइड, बोराइड, कार्बाइड, नाइट्राइट, ऑक्साइड तथा हैलाइड हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा? हाइड्राइड बनेगा। बोरोन से रिएक्ट करेगा तो बोराइड बनेगा। कार्बन से रिएक्ट करेगा तो कार्बाइड बनेगा। नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा तो नाइट्राइट बनेगा। ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और एक हैलोजन ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अगर उनसे रिएक्ट करता है तो क्या बनेंगे? उसके हैलाइड्स बनेंगे। ठीक है, हाइड्राइड, बोराइड और कार्बाइड अन्य द्विअंगी यौगिकों से भिन्न होते हैं, कि जो हाइड्राइड, बोराइड और कार्बाइड हैं वो अन्य द्विअंगी, अन्य का मतलब कि नाइट्राइट, ऑक्साइड और हैलाइड से बिल्कुल अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें संयोजकता के सामान्य नियमों का पालन नहीं होता है, कि इनमें जो जब ये बनते हैं ना, बोराइड, हाइड्राइड और कार्बाइड जब बनते हैं तो इनमें कोवेलेंसी के रूल को फॉलो नहीं किया जाता है, संयोजकता के नियम का पालन ये नहीं करते हैं। किस तरीके से नहीं करते हैं? क्योंकि देखो कि यहाँ पर अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूँ तो कोवेलेंसी क्या होती है? संयोजकता, क्या संयोजकता बंध कैसे बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कि एक तो कौन होगा? संक्रमण तत्व होगा, कोई भी ट्रांजिशन मेटल होगी, और दूसरा कौन होगा? या तो हाइड्रोजन होगा, या बोरोन होगा, या फिर कौन होगा? कार्बन होगा। ठीक है, आपको पता है कि ये जो तीनों के तीनों ही जब अगर होते हैं, तीनों के तीनों जब ये कंपाउंड बनाते हैं तो कार्बन होता है, ये जो कार्बन होता है ये तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो भी जाता है। लेकिन
इसका जब हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, संकरण के आधार पर जब हम इसको देखना चाहते हैं, तो ये संकरण के नियमों का पालन नहीं करता है, ठीक है। और इनमें क्या होता है कि ये बेचारों के पास ये कोवेलेंट बॉन्ड तो बना देते हैं, लेकिन इनका जो ऑक्टेट होता है ना, वो कंप्लीट नहीं होता। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो इसका मतलब ये ऑक्टेट अगर कंप्लीट नहीं होता है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक बनाते हैं, ठीक है। तो इनके साथ अगर जैसे कोई भी क्या होगा कि ट्रांजिशन मेटल के बीच में बंध बनता है कोवेलेंट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन, इनके पास लोन पेयर बचे रहते हैं और ये क्या करते हैं, इस लोन पेयर को डोनेट कर देते हैं, किसको, ट्रांजिशन मेटल को डोनेट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि इनके पास जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं, उप सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं वो, ठीक है। तो वो उप सहसंयोजक यौगिक कब बनाएंगे, जब ट्रांजिशन मेटल को कोई भी लिगेंड क्या करेगा, डोनेट करेगा। एक अपना लोन पेयर अगर डोनेट करता है तो जैसे ही वो लोन पेयर डोनेट करेगा तो इनके बीच एक बंध बन जाता है और उस बंध को हम किस बंध से के नाम से जानते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये इसकी वजह से कि ये तो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक बनाते हैं, ये संकरण के आधार पर कोवेलेंसी के रूल को फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन, बोरोन और कार्बन के जो हाइड्राइड, बोराइड और कार्बाइड्स बनते हैं वो ट्रांजिशन मेटल के साथ अधिक स्थायी यौगिकों का निर्माण नहीं करते, ठीक है। देखो, अतः इनके आणविक सूत्रों में दोनों परमाणुओं की संख्या का अनुपात पूर्णांक नहीं होता, कि अगर हम इनको लेते हैं तो इनका जो पूर्णांक होता है, जो अनुपात होता है वो पूर्णांक नहीं होता। अर्थात इन यौगिकों में स्टाइकियोमिति नहीं पाई जाती, कि ये जो यौगिक होते हैं ना, ये स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करते, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। हमने प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, कि नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कि जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायन और एनायन का रेशो सेम ना हो, धनायन और ऋणायन का अनुपात सेम नहीं हो, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स, ठीक है। क्योंकि ये माना जाता रहा है कि अधातु परमाणु धातु जालकों में धातु परमाणुओं के मध्य अंतराकाशों में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ अंतराकाशी यौगिकों, विशेष रूप से अंतराकाशी हाइड्राइडों को ठोस विलयन माना जा सकता है, जिनमें अधातु की विभिन्न मात्राएं धातु में विलय हो जाती हैं। कि अगर हमारे पास देखो, जैसे कोई भी क्रिस्टल बनता है तो हम क्या मानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, जो धातु होते हैं, जो कैटायन होते हैं, क्योंकि धातु की जो टेंडेंसी होती है, धातु की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देने की होती है। अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, धनायन में कन्वर्ट होगा, और धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है। ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर में भी बताया था, ठीक है। तो जो धनायन होते हैं वो तो क्रिस्टल लैटिस में बिल्कुल इजीली फिट हो जाते हैं। क्यों फिट हो जाते हैं, क्योंकि इनका आकार बिल्कुल छोटा होता है और ऋणायन का आकार बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये इंटरस्टिसेस के अंदर अच्छे से फिट नहीं हो पाते। और अगर ये धनायन, जैसे यहाँ पर अगर मैंने बात करी धनायन की, अच्छे से इंटरस्टिसेस में, अंतराकाशी स्थान में बिल्कुल अच्छे से फिट हो गए, तो ये फिट हो गए तो इसका मतलब ये क्रिस्टल के अंदर घुल मिल गए, ठीक है। तो ये कहता है कि जब हाइड्रोजन, बोरोन और कार्बन इनमें रहता है तो इनका साइज छोटा होता है, क्योंकि ये बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लास्ट में आते हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है, ठीक है। आकार अगर घटेगा तो इसका मतलब ये सबसे छोटे आकार के पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजीली घुल जाते हैं किसके अंदर, ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर, कि इनका साइज़ भी थोड़ा छोटा हो गया। और ट्रांजिशन मेटल धातु क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, तो इनका साइज़ भी कैसा हो गया, छोटा हो गया, धनायन का आकार छोटा हो गया। तो जिसकी वजह से दोनों छोटे छोटे होते हैं तो ये आपस में अच्छे से मिल जाते हैं। तो इनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये हाइड्राइड है या फिर बोराइड है या फिर ये कार्बाइड है। तो इसकी वजह से इसके जो यौगिक बनते हैं हाइड्राइड, बोराइड और कार्बाइड के, वो अत्यधिक अस्थायी यौगिक बनते हैं, ठीक है। यदि इनकी संरचना का अध्ययन किया जाए तो हम पाते हैं कि धातु परमाणु के घनत्व, संकुल से उत्पन्न चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय आदि छिद्रों को अधातुओं द्वारा ग्रहण किए जाने के कारण इन पदार्थों का निर्माण होता है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि इनका साइज़ कैसा होता है, बिल्कुल छोटा होता है। तो ये क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को बिल्कुल फिल कर लेते हैं, मतलब उसके अंदर फिट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुल कार्बाइड व बोराइडों की परत जैसे लगातार तथा जटिल संरचनाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि प्रारंभिक धातुओं
हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन आदि के नॉन स्टोइकियोमितीय यौगिकों की संरचना, समन्वय, संख्या और उनके धातु की जो ऑक्सीकरण अवस्था का विवेचन काफ़ी जटिल है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गए, धातु और धातु बिल्कुल आपस में मिक्स हो गए। तो हम ये डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पा रहे कि ये धातु है या फिर ये अधातु है। तो हम उनके जो स्टोइशियोमेट्रिक उनका जो रेशियो है वो कैसे पढ़ेंगे, और स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो अगर उनका नहीं पढ़ पाएंगे तो हम उनकी ज्योमेट्री भी नहीं पढ़ सकते, उनकी ज्यामिति भी नहीं पढ़ सकते। क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए कि जो एक धातु होती है वो 4 अधातुओं से घिरी है या फिर 6 अधातुओं से घिरी है, तो हम उसको ये बता सकते हैं कि 4 है तो टेट्राहेड्रल है और 6 है तो कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है। लेकिन हमें जब पता ही नहीं चल रहा तो हम उसकी ज्यामिति को भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और ज्यामिति कब एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब हमें उनकी क्या पता हो, समन्वय संख्या पता हो, है ना। क्योंकि हमने टेबल पढ़ी थी कि अगर एक धातु 2 लिगेंड से घिरी हुई है तो उसके जो स्ट्रक्चर होगी, जो ज्यामिति होगी, कैसी होगी, लीनियर होगी। 3 होगी तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 होगी तो टेट्राहेड्रल, ठीक है, 5 होगी तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 होगी तो ऑक्टाहेड्रल। तो अगर हमें समन्वय संख्या नहीं पता है तो हम उन यौगिकों की ज्यामिति, उनकी संरचना और उनकी ऑक्सीकरण अवस्था को विवेचन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो संरचना होती है वो काफ़ी जटिल हो जाती है कि वो दोनों आपस में मिक्सअप हो गए, हम उनको डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखो कि ऑक्साइड्स बनते हैं कि हाइड्रोजन, बोराइड और कार्बाइड, इनको तो हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। तो इनके, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी, तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ के तौर पर हमने पढ़ी उनकी प्रॉपर्टीज़ को, तो हमने देखा कि जितने भी बहुत ज़्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जो तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व, वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, उनके ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था संक्रमण धातुओं का विशिष्ट गुण होता है। स्कैंडियम के अतिरिक्त सभी संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था का प्रदर्शन करते हैं। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि स्कैंडियम एस ब्लॉक के बिल्कुल नज़दीक होता है। तो स्कैंडियम एस ब्लॉक के नज़दीक होने के कारण वो केवल और केवल एस ब्लॉक तत्वों के ही गुण दर्शाता है, अन्य तत्वों के गुण नहीं दर्शाता, ठीक है। मतलब डी ब्लॉक के साथ उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो मैच नहीं खाती, वो एस ब्लॉक के साथ ही मैच खाती हैं, ठीक है। अतः स्कैंडियम केवल एक ही ऑक्साइड का निर्माण करता है, कौन सा, Sc2O3, तथा प्रथम संक्रमण श्रृंखला के अन्य तत्व एक से अधिक ऑक्साइडों का निर्माण करता है, और वो उनकी ऑक्सीकरण अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी है, उसी के थ्रू उसका जो ऑक्साइड बनेगा वो ज़्यादा स्थायी बनेगा। और अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्थायी है तो उसका जो ऑक्साइड बनेगा वो कम स्थायी बनेगा, ठीक है। जैसे देखो कि जो लास्ट वाले जो एलिमेंट दिए हुए हैं, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर, आयरन से ही चल लो, ठीक है। तो आयरन का अगर मैं देखूँ तो आयरन से लेकर और लास्ट तक जब हम जाते हैं तो इनकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है ना, इनकी निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। तो ये निम्नतर ऑक्साइड ही अधिक स्थायी बनाते हैं। ये इनके जो शुरू वाले होते हैं, इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक स्थायी होती है, मतलब इनकी उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था अत्यधिक स्थायी होती है। तो ये उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था के अंतर्गत ही ऑक्साइडों का निर्माण करेंगे ये, ठीक है। जैसे टाइटेनियम की कितनी होती है, +4, तो टाइटेनियम TiO2 ऑक्साइड बनता है, वो अधिक स्थायी बनता है। वेनेडियम की कितनी होगी, +5, तो ये क्या बनाएगा, V2O5। और ये यौगिक कैसे बनते हैं वो मैंने आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। कि टाइटेनियम के ऊपर कितना चार्ज है, +4 है, ऑक्सीजन के ऊपर कितना है, -2 है, ठीक है। तो उस हिसाब से बनते हैं ये। जैसे वेनेडियम के ऊपर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर वेनेडियम के ऊपर +5 है और ऑक्सीजन के ऊपर कितना आ जाएगा, -2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, V2O5 बन गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनते हैं। तो जो शुरू वाले मैग्नीज तक के जो तत्व होते हैं वो तो अधिक ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड, अधिक ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं, लेकिन जो लास्ट वाले होते हैं वो निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक अधिक स्थायी होते हैं, ठीक है। इनका रिलेटिव स्टेबिलिटी और इनका जो स्ट्रक्चर्स वगैरह है वो हम कल की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।